स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। टेक्सटाइल पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला फिलहाल टला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक में फैसला। फुटवेयर पर जीएसटी बढ़ोतरी के फैसले पर रोल बैक नहीं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। पिछले 36 घंटों में मारे गए 9 आतंकी। जम्मू कश्मीर में साल 2021 में 100 अभियान में 182 आतंकवादी हुए ढेर। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले 1300 के पार। अब तक 145 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण। 15 से 18 आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कल से। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का चैंपियन बना भारत। एक तरफा मुकाबले में श्रीलंका को 9 विकेट से दी करारी शिकस्त। रिकॉर्ड 8वीं बार खिताब पर कब्जा। और दुनिया भर में नए साल का जश्न। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर लोगों से सावधानी बरतने की अपील। जीएसटी काउंसिल ने कपड़ों पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 12% करने के फैसले को फिलहाल टाल दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस बढ़ोतरी को फिलहाल टालने का फैसला किया गया। जीएसटी परिषद ने कई राज्यों की आपत्तियों को देखते हुए कपड़ा उत्पादों पर शुल्क की दर को 5% से बढ़ाकर 12% करने के फैसले को फिलहाल टाल दिया है। वित्त मंत्री ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि टेक्सटाइल पर जीएसटी रेट की समीक्षा का मामला मंत्रियों के समूह को भेज दिया गया है। फरवरी तक कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद फरवरी या मार्च में जीएसटी काउंसिल की बैठक में मंत्रियों के समूह की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। सितंबर में इसे 5% से बढ़ाकर 12% करने का फैसला लिया गया था और इसे 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाना था। टेक्सटाइल पर जीएसटी में बढ़ोतरी के फैसले को वापस ले लिया गया है, लेकिन फुटवेयर पर जीएसटी में बढ़ोतरी के फैसले को बरकरार रखा गया है। We retain the status quo and not go to 12% from 5%, meaning don't do the correction now. In the case of textile was the only issue of this discussion in this emergency meet. And the decision of the committee was that, one, it will go to that rate rationalization committee to also include textile in their review and submit a report by February, and post that to hold either end February or sometime in March, post that report coming, a council meeting in which the committee's recommendations and committee's report itself be discussed. वित्त मंत्रालय ने एक बार फिर से साफ साफ कहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 ही है। इसे आगे बढ़ाने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि सिर्फ आज 20 लाख से ज्यादा रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। On the same day as compared to last year, when the last year also the closing date was the same, and by 31/12/20 it was 4.93, that is last year, and by now, as I've already told you, we have crossed a figure of 5.62 crores. And I expect another at least 20 to 25 lakh returns to come by 12 in the night. And I think the figures that we are anticipating would have come
and the return filing is going on very smoothly. There is absolutely no proposal to extend the date. नवंबर में 8 प्रमुख क्षेत्रों के उत्पाद में 3.1% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पिछले साल की समान अवधि में इसमें 1.1% गिरावट रही थी। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक कच्चे तेल और सीमेंट को छोड़कर बाकी सभी प्रमुख क्षेत्रों ने नवंबर 2021 में सकारात्मक वृद्धि दर हासिल की। अक्टूबर में इन क्षेत्रों का प्रदर्शन 8.4% सुधरा था। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली ढांचागत गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। इन्हें अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र के तौर पर इंगित किया जाता है। नवंबर में कोयला उत्पादन 8.2% बढ़ा, प्राकृतिक गैस 23.7% बढ़ा और रिफाइनरी उत्पाद 4.3% बढ़े। उर्वरक क्षेत्र 2.5%, स्टील क्षेत्र 0.8% और बिजली क्षेत्र 1.5% की बढ़त दर्ज करने में सफल रहे। और नव वर्ष के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी से कई नए नियम लागू होंगे, जिनका असर आपकी जिंदगी पर सीधे पड़ने जा रहा है। 1 जनवरी से ग्राहकों को फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की सीमा खत्म होने के बाद किए जाने वाले ट्रांजैक्शन पर अभी की तुलना में अधिक शुल्क देना होगा। 1 जनवरी से वस्तु एवं सेवा कर अधिकारी गलत जीएसटी रिटर्न भरने वाले व्यापारियों के खिलाफ वसूली के लिए सीधे कदम उठा सकेंगे। आईपीपीबी यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों को एक लिमिट से अधिक कैश निकालने और डिपॉजिट करने पर अब चार्ज देना होगा। 1 जनवरी से ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो और स्विगी से खाना ऑर्डर करने पर कंपनियों को टैक्स का भी भुगतान करना होगा। और इधर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के बाहरी इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद समेत दूसरे विस्फोटक बरामद किया गया है। कश्मीर घाटी में गोलीबारी में 3 अलग अलग घटनाओं में पिछले 36 घंटे के दौरान 9 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई में यह अच्छा साल रहा। जम्मू कश्मीर में 2021 में 100 सफल अभियानों में 44 टॉप आतंकी समेत 182 आतंकवादी मारे गए। पिछली रात 100 कामयाब ऑपरेशन का टारगेट पूरा हुआ और 100 कामयाब ऑपरेशंस के अंदर 182 दहशतगर्द जो 182 जो अलग अलग तंजीमों के साथ वाबस्ता हैं वो इसमें न्यूट्रलाइज हुए। ये जो दहशतगर्द मारे गए इसमें 44 के करीब टॉप टेररिस्ट हैं और इन 44 के अंदर भी अगर मैं फर्दर बताऊं तो लश्कर के 26 टॉप कमांडर, जैश के 10, हिजबुल मुजाहिदीन के 7 और अल बदर का 1, 44 टॉप कमांडर साल के दौरान मारे गए। उन्होंने कहा कि इस साल घुसपैठ में भी भारी कमी आई है। इस साल कश्मीर में यूएपीए के तहत 80 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़े लंबे अरसे के बाद इन्फिल्ट्रेशन का मेयार, इन्फिल्ट्रेशन का लेवल भी बहुत कम रहा। पूरे साल के अंदर सिर्फ 34 इस तरह के दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेट करके इस पार आ पाए, जिनमें से काफी लोगों का सफाया 182 के अंदर हो चुका है और बाकी की तलाश जारी है। जहां इतनी बड़ी तादाद में कामयाब ऑपरेशन हुए, उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को फिर से वापस लौटने का, जिंदा वापस लौटने का मौका भी दिया गया। 80 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको पकड़ा गया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज अयोध्या में बीजेपी के जन विश्वास रैली में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि अब किसी में दम नहीं है कि राम मंदिर के निर्माण को रोक कर दिखा सके। उन्होंने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कार सेवकों पर गोली चलवाने का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि आज के यूपी में माफिया आकर पुलिस के सामने सरेंडर करते हैं। आज
मैं देख कर आया हूं राम लल्ला का मंदिर वही स्थान पर आज जोर शोर के साथ बन सकता है। जो रोकना चाहते थे वो सभी को मैं कहना चाहता हूं, रोक सके तो रोक लो, किसी में रोकने का दम नहीं। और इससे पहले अमित शाह ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भगवान के दर्शन किए और पूरे भक्ति भाव से हनुमान की पूजा अर्चना की। उसके बाद अमित शाह राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पहुंचे। यहां पे उन्होंने रामलला के दर्शन किए, साथ ही राम मंदिर निर्माण समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्हें राम मंदिर निर्माण के बारे में जानकारी दी गई। और देश में कोरोना वायरस की नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की 309 नए मामले सामने आने से ओमिक्रॉन के कुल मामले 1300 के पार हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के 1270 मामले सामने आए हैं। हालांकि इसमें से 374 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 450 मामले सामने आए। इसके बाद दिल्ली में 320, केरल में 109 और गुजरात में 97 मामले सामने आए। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में 145 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके अब तक लगाए जा चुके हैं। कल 66,65,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं। 64 दिनों के बाद दैनिक मामले एक बार फिर 16,000 के पार पहुंच गया, जिससे देश में कोविड के कुल मामलों की संख्या 3,48,38,000 से ज्यादा हो गई है। गुरुवार को देश में एक दिन में संक्रमण के 16,794 नए मामले सामने आए। इस दौरान 7,585 मरीज स्वस्थ हुए। फिलहाल स्वस्थ होने की जो राष्ट्रीय दर है वो 98.36% हो गई है। देश में एक दिन में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीज की संख्या में 8,959 की वृद्धि दर्ज की गई। इधर 15 से 18 साल आयु वर्ग के पात्र लाभार्थी कल से कोविन पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इन लाभार्थियों के लिए टीकाकरण केंद्र पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 25 तारीख को राष्ट्र के नाम संबोधन में 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लिए 3 जनवरी से टीकाकरण शुरू करने की घोषणा की थी। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 150 करोड़ 66 लाख से अधिक निःशुल्क कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं, जिनमें से करीब 16 करोड़ 94 लाख टीके अब भी राज्यों के पास बचे हैं। और इसी बीच भारत बायोटेक ने कहा है कि उसका कोविड रोधी टीका कोवैक्सीन 2 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों और किशोरों के लिए सुरक्षित पाया गया है। कंपनी ने कहा कि ये टीका दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण में पूरी तरह से सफल हुआ। भारत बायोटेक का ये बयान औषधि महानियंत्रक की तरफ से 12 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोवैक्सीन टीके की मंजूरी दिए जाने के बाद आया है। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों पर। When we started, it was very, very small. I mean, I'm talking about the 70s and early 80s. Now we are at almost 160 ships and 66 or 70 aircraft. Little more technology-driven Coast Guard. And secondly, the manpower, particularly the officer lot, I think the numbers need to be increased. The role of the Coast Guard is wide, from maritime security to counter-smuggling. They work 24/7 through the year, and though they operate and exercise with the Indian Navy, they never let their guard down. Watch our special presentations in The Defenders, only on Sunset TV. अगर मैं शशधर आचार्य हूं, अगर मैं मुखौटा प्रयोग करता हूं, तो उस मुखौटा
अगर मैं कृष्ण का मुखौटा धारण करता हूं, अगर मैं दुर्गा का मुखौटा धारण करता हूं, तो मुझे कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑडियंस ये नहीं पहचान पाएगा कि ये शशधर आचार्य है। ये उस कैरेक्टर में, जो कैरेक्टर मैं ऑन स्टेज प्रेजेंट कर रहा हूं, चाहे वो कृष्ण का हो, चाहे वो राधा का हो, चाहे वो सूर्य का हो, चाहे वो रात्रि का हो, उसी नाम से मैं नामित होता हूं। यही छऊ नृत्य की विशेषता है। Your final thoughts on the shape of the world in 2022? Afghanistan will be our challenge. China will be in front and center challenge. The US relationship will continue in more or less the same way. First is the pandemic. The second is the global inflation. What was visible was a global recovery which is underway. The third is China. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब नजर राज्यों से जुड़ी हुई खबरों पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज कोच्चि पहुंचे। यहां से उपराष्ट्रपति लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप के लिए रवाना हो गए। उपराष्ट्रपति कल कदमत और एंड्रोट द्वीप समूह में स्थापित कला और विज्ञान महाविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 80,000 आशा कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन प्रदान किया। साथ ही मानदेय में प्रतिमाह 500 रुपया अतिरिक्त बढ़ाने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोहिया अस्पताल में कोविड सुविधाओं और ऑक्सीजन संयंत्रों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा करते हुए कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 26 प्रस्तावों पर मुहर लगा। बैठक में वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को 1200 रुपए से बढ़ाकर 1400 रुपए किया गया। हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में DTDC का गठन किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पटियाला में शांति मार्च निकाला। बस स्टैंड से फोहारा चौक तक निकाले गए शांति मार्च के दौरान अरविंद केजरीवाल ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरा। कर्नाटक सरकार ऐसा कानून लाने की तैयारी कर रही है जिससे राज्य के हिंदू मंदिरों को वर्तमान नियम कानूनों से मुक्ति मिलेगी। सरकार बजट सत्र से पहले इसे लेकर कानून लेकर आएगी। वहीं धर्मांतरण विरोधी अधिनियम के कानून बनने के बाद इसे लागू करने के लिए सरकार ने एक स्पेशल टास्क फोर्स के गठन का फैसला किया है। तमिलनाडु में 10 मंदिरों में चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने आज 7 मंदिरों में 2 डॉक्टरों और नर्सों सहित संरचनाओं के साथ चिकित्सा केंद्र खोले। आयकर विभाग ने अब समाजवादी पार्टी के MLC पुष्पराज के ठिकानों पर छापा मारा है। पुष्पराज जैन के हाथरस वाले घर और कोठी पर भी इनकम टैक्स ने रेड डाली। इनकम टैक्स की ओर से पुष्पराज जैन के मुंबई के 4 बैंक खातों की भी जांच की जा रही है। महाराष्ट्र में CRPC की धारा 144 के तहत मुंबई में प्रतिबंधों को 15 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। मुंबई पुलिस ने लोगों को समुद्र तटों, खुले मैदानों, सैरगाहों, उद्यानों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक जाने पर रोक लगाई है।
नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक गोवा पहुंचे हैं। गोवा सरकार ने 31 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच केरल के सबरीमाला मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। आज से 14 जनवरी 2022 तक चलने वाले मकर विलुक उत्सव के पहले ही दिन मंदिर में भारी संख्या में भक्त पहुंचे। चेन्नई में भारी बारिश के बाद जलभराव की समस्या जो है वो पैदा हो गई है और इसी बीच तमिलनाडु के कई जिलों में आज भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 10 जिलों में अगले 48 घंटों में मध्यम से भारी बारिश की आशंका जताई है। बिहार में ट्रैफिक पुलिस के वर्दी पर बॉडी वॉर्न कैमरा लगाया गया है। बॉडी वॉर्न कैमरा से यातायात पुलिस की गतिविधियों और वाहन चालकों से चालान काटे जाने संबंधी अन्य कार्रवाई पर नजर रखी जा सकेगी। किसी तरह की शिकायत मिलने पर बॉडी वॉर्न कैमरा से फुटेज आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एक जनवरी 2022 से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत की अध्यक्षता की अवधि 1 साल की होगी और इसके साथ ही सुरक्षा परिषद ने कल हुई अपनी बैठक में इस समिति के कार्यकारी निदेशालय के अधिकारियों और कार्यक्षेत्र का भी नवीकरण कर दिया है। इस बारे में सुरक्षा परिषद की कल की बैठक में लाए गए एक प्रस्ताव का भी भारत ने समर्थन किया है। अपने मतदान के समर्थन में दिए गए बयान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि आतंकवाद निरोधी निदेशालय को विभिन्न देशों में AFTF सहित निजी क्षेत्र और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर काम करना होगा। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि किसी भी कारण और तर्क से किसी भी देश को आतंकवादियों को ना तो प्रोत्साहन और ना ही प्रश्रय देना चाहिए। भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम ने यश धूल की कप्तानी में श्रीलंका अंडर 19 टीम को हराकर अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया। यूएई में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में बारिश ने खलल डाला और श्रीलंका ने 38 ओवर में 9 विकेट पर 106 रन बनाए। बारिश की वजह से डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर मैच को 38 ओवर का कर दिया गया था और फिर भारत को जीत के लिए 102 रन का टारगेट मिला। टारगेट को भारतीय टीम ने आसानी से हासिल कर लिया और चैंपियन बनी। साल 2021 के आखिरी दिन भारतीय अंडर 19 टीम ने एशियाई चैंपियन बनकर पूरे देशवासियों को एक बेहतरीन तोहफा दिया। टूर्नामेंट में टीम इंडिया का सफर बेहद शानदार रहा। इसके साथ ही भारतीय अंडर 19 टीम ने 8वीं बार यह खिताब अपने नाम किया है। और देश के नए वर्ष की जो शुरुआत है वो कड़ाके की ठंड से हो सकती है। मौसम विभाग ने 3 जनवरी तक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों और राजस्थान में शीतलहर और कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान जताया है। मध्य प्रदेश में भी रविवार तक शीतलहर चलने की आशंका है। उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों में सुबह और रात में घना कोहरा छाया रह सकता है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्सों में भी घना कोहरा छाया रहेगा। इसके अलावा देश के मध्यवर्ती इलाकों में अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री और पूर्वी हिस्सों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हो सकती है। साल 2021 को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। नया साल दस्तक देने जा रहा है। नव वर्ष को धूमधाम से मनाने के लिए लोग काफी उत्सुक हैं। देश के लोग साल 2022 के स्वागत के लिए उत्सुक हैं, लेकिन कई जगहों पर पाबंदियों के साथ नए साल के जश्न की तैयारी की जा रही है। केरल, शिमला, मनाली में प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों के बीच लोग न्यू ईयर पार्टी का जमकर लुत्फ उठाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से ये शमा कुछ फीका है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में नया साल शुरू हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में आतिशबाजी कर नए साल का आगाज किया गया। सिडनी के ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज पर नए साल
के दस्तक देते ही आतिशबाजी शुरू हो गई। अद्भुत आतिशबाजी की वजह से सिडनी जगमगा उठा। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में नए साल ने दस्तक दे दी है। आपको छोड़ जाते हैं नए साल के आगाज के साथ, इन तस्वीरों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।